हम्म, ठीक है। अच्छा, बस ट्रम्प ने शुरू किया है असमा? इसराइल ने क्यों शुरू की है? इसी वजह से। जी आप बताएंगे? ठीक है, आपको भी यही पता है? वेरी गुड। हाँ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताती चलूं। वेरी गुड, आप सबने कुछ ना कुछ हिस्सा डाला है, यानी कि खबरें आप सुन रहे हैं। अब आप आदत बना लें, सुने या पढ़ें, लेकिन आदत बना लें, ठीक है? ओरिएंटेशन वाले दिन मैं आपको एक चीज, वो मैंने अपने नोट्स, मतलब मैं, मुझे पता था कि मैंने आपको क्या क्या बातें बतानी, तो वो मैं नोट करके लाई थी, सॉर्ट ऑफ पॉइंटर्स, आउटलाइन बनाकर। तो एक बड़ी अहम चीज मैं आप सबको बताना भूल गई थी, और ऑनलाइन वाले भी इसको गौर से सुन ले। वो चीज है कि सीएसएस की तैयारी के अंदर आपको कोई बहुत हाई लेवल नॉलेज नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि आपकी हर चीज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। मतलब कोई भी आपसे चीज पूछी जाए ना, तो आपके उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अब वो कैसे क्लियर होंगे? वो दो बिल्कुल सिंपल तरीकों से क्लियर होंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, ना उसमें कोई एफर्ट करनी पड़ेगी, और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। पहला तरीका ये है, किसी भी इंसान से आप मिलें, उसको अपने से कमतर नहीं समझना। उससे कुछ भी सीखने को मिल रहा है, सीखें। किसी माली के साथ आप काम कर रहे हैं, आप उससे सीखें, अच्छा पौधों को कैसे पानी देते हो, अच्छा क्या इससे निकलता है। किसी ड्राइवर अंकल के साथ जा रहे हो, उससे तो बेइंतहा पूछो, क्योंकि जितना नॉलेज ड्राइवर्स के पास होता है, जो स्पेशली दूसरे शहरों में जाते रहते हैं, उतना नॉलेज हम पढ़े लिखे लोगों के पास भी नहीं होता, क्योंकि उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। मैं आप पर्सनली अपना बताऊं तो मैं स्वात गई सैर करने, और वो उस वक्त मेरे इंटरव्यू से पहले का टाइम था। मतलब तब अभी मुझे पता नहीं चला था कि मेरे दोनों एग्जाम पास हो गए। वही उसी सफर से वापसी पे मुझे कॉल आई कि पता चला आपका पीएमएस पास हो गया। लेटर ऑन बाद में मुझे पता चला कि आपका सीएसएस पास हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। तो वहां पर जब मैं वापस आ रही थी, तो हमारे जो ड्राइवर अंकल थे ना वैन के, वो थे चार सदा से, पेशावर के पास है वो शहर। और उन अंकल ने जो ग्राउंड इंफॉर्मेशन मुझे दी, वो मुझे ना कभी किताबों से पता चली थी, ना कभी अखबारों से पता चली थी। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जो टूर गाइड था वो मेरी दोस्त का हस्बैंड था। हम उनके साथ गए थे। वो भी अंकल से पूछ रहे, और मैं भी साथ में, मतलब पिछली सीट पे थी, और मैं, अच्छा अंकल, और मैंने गाने बंद कर दिए, और फैमिली वाले बोल रहे हैं, भाई गाने चला दो, गाने चला दो, तुम हर जगह पढ़ने लिखने की बातें लेकर बैठ जाती हो। लेकिन अगर आप नोट करें, क्या इसके अंदर मैंने कोई बहुत एफर्ट डाली? नहीं डाली। मैं सिंपल उनसे पूछ रही हूँ, अंकल अच्छा आप बताएं, और चार सदा में क्या हुआ, अच्छा दहशतगर्दी के वाकयात, अच्छा ये, अच्छा वो, इस तरह करके मेरा सफर भी इंटरेस्टिंग गुजर रहा है। मैं बड़े मजेदार से उनसे सवालात पूछ रही हूँ, वो अच्छे ग्राउंड रियलिटीज के जवाब दे रहे हैं। और वो मेरी दोस्त के हस्बैंड, जो भाई थे हमारे, वो भी कह रहे हैं कि वाह अंकल, हमें इतना कुछ सीखने को मिल रहा है कि हमें आइडिया भी नहीं था। तो उनको भी पहली दफा पता चला कि किस तरह आपने ड्राइवर से भी इंफॉर्मेशन निकलवानी है। तो ये एक बेसिक तरीका है, ठीक है? इसको आपने पल्ले बांध लेना है। कई फारिग बैठे हैं, साथ में कोई आगे, उससे इंटरेक्ट करें, उससे पूछें। क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज के अंदर सबसे पहली जो आपकी खूबी चाहिए ना, वो आपकी एक्सट्रोवर्ट होने की चाहिए। आप इंट्रोवर्ट होके दूसरों के साथ में बात नहीं कर सकता, मैं इतना लाइक ओपन नहीं हूँ हर किसी से बात करने का, वो बिहेवियर आप नहीं रख सकते यहाँ पर। आपको हर बंदे के साथ डील करना पड़ेगा, पढ़े लिखे के साथ भी, अनपढ़ के साथ भी, हर तरह के बंदे के साथ भी। तो सबसे पहले वो जो इंट्रोवर्ट वाली नेचर है ना, उसको खत्म करके हर बंदे से सीखें। क्लास फेलो, आप लोगों के पास क्लास का एक्सपोजर है, क्लास फेलो से सीखें। अच्छा यार, आप क्या इस पॉइंट के बारे में सोचती हो, अच्छा आप क्या सोचते हो इस बात के बारे में, ये बात ऐसे ऐसे नहीं हो सकती थी। डिस्कस करो, और उनको बताओ कि देखो मैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ, या पूछ रहा हूँ, मैं लड़ने की नीयत से नहीं पूछ रहा। उनको जब पहले क्लियर कर दोगे ना, अगला बंदा और अच्छे से आपको नॉलेज डिलीवर करता है कि हाँ मैं इस बारे में ये सोचती हूँ, ये सोचता हूँ। और मुझे, मैं पर्सनली बताऊं, मुझे जो जिंदगी में अच्छी अच्छी नसीहतें मिली है ना, वो इस तरह जिनको नॉर्मली लोग, आम लोग समझ रहे होते हैं ना, उनसे मिली है, ठीक है? ये पहला तरीका। और दूसरा तरीका, कोई भी एक लफ्ज आपने सुन लिया ना, और आपके माइंड में वो अटक गया है, मतलब मैंने यहाँ कोई एक लफ्ज बोल दिया, क्लास खत्म हुई, फिर भी वो आपके जहन में वो लफ्ज अटका रह गया, होता है ना कभी कभार कोई ऐसा लफ्ज, उसको आपने सर्च जरूर कर लेना। चैट जीपीटी आपके पास, मोबाइल है आपके पास, गूगल होता है, हर चीज होती है। आप एक सर्च नहीं कर सकते? सिर्फ एक सर्च, इसकी एक आदत बन जाएगी, और ये आपकी जिंदगी को ऑनेस्टली बदल सकती है। और इसको मैं मोटिवेट करने के लिए इस चीज की एक मिसाल अपनी जिंदगी से बता सकती हूँ, और वो ये है कि जिस दिन मेरा सीएसएस का इंटरव्यू था, ये शायद मैंने शेयर किया आपसे पहले, मेरा सीएसएस का इंटरव्यू था। मैं जा रही हूँ अपनी गाड़ी पे, और मेरे पास मोबाइल में इंटरनेट पैकेज नहीं था।
और मैं अखबार पढ़ रही हूँ और अखबार में आया कि जी 8 मुस्लिम ममालिक से कहा गया कि आप फलस्तीन के लिए एक फोर्स बनाएं। वो उस वक्त बातें हो रही थी 2025 के नवंबर में। मेरी बहन मेरे साथ थी और वो उतरने वाली थी, उसकी यूनिवर्सिटी आ गई थी तो वो उतरने वाली थी। तो मैंने उसको कहा एक मिनट मुझे ना ये सर्च करना है कि ये 8 मुल्कों में 6 मुल्कों में मुझे नाम आते हैं, बाकी 2 कौन से मेरे जहन में आ नहीं रहे थे। चलो सर्च कर ही लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा, कौन सा उन्होंने पूछ लेना, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए मैं सर्च कर लेती हूँ। एंड यू वोंट बिलीव, जब मैं इंटरव्यू में रूम में गई, सलाम दुआ मारो, क्या नाम है, कहाँ से हो, ये इन बातों के बाद उन्होंने कहा जी नाम बताएं उन 8 मुल्कों के जो उस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा है। और आप सोच सकते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ चला गया था। मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ऐसे हो गया कि ओ माय गॉड, अभी जो चीज मैं सर्च करके आई हूँ, दे आर आस्किंग मी दैट थिंग। तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली मैंने उनको बताया, उनका अच्छा इनमें से कौन से 2 मुल्क आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहोगी। मतलब उस बात से फर्दर बातें शुरू हुई, लेकिन वो फर्दर बातें भी उसी से ही मैं कर सकती थी ना। अगर मैं कहती सॉरी सर मुझे पता ही नहीं है, फर्दर बातें भी नहीं हो सकती थी। तो इस चीज की अहमियत को समझें। इससे क्या होगा कि आप रैंडमली कोई लफ्ज सुनेंगे, आपके सामने लफ्ज आया रोमन एम्पायर, आप सर्च कर ले रोमन एम्पायर क्या थी, आपके सामने कोई इस्लामिक हिस्ट्री में से नाम आ गया सलाउद्दीन अय्यूबी, नाम सुना हुआ है ना, लेकिन कभी आपके जहन में उस पर क्वेश्चन आना चाहिए कि अच्छा उसका जमाना क्या था, अच्छा कब उसने बैतुल मकदस फतह किया था। 2-3 बातें ही है ना, सिर्फ इतनी सी 2-3 बातें सर्च कर लें। शुरू शुरू में आपको लगेगा इतनी इतनी बातों से क्या फर्क पड़ रहा है, और कभी कभार आपको लगेगा कि मैं तो इतना नाकाम हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता कि मुझे इतना कुछ ही सर्च करना पड़ रहा है। नहीं, आप लोगों ने इसको कंसिस्टेंटली 2-2 लाइन सिर्फ सर्च करते जाना उसके बारे में कि ये हर चीज क्या है। बाय द एंड ऑफ मंथ अगर आप 60 बातें, दिन में 2 बातें सिर्फ, और बाय द एंड ऑफ मंथ 60 बातें सीख लेते हैं, तो आपसे बड़ा लर्नर कोई नहीं है। और आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसके बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। आपकी हर चीज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और मैं किसी शेही के लिए नहीं बल्कि सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए बता रही हूँ कि ये मैंने अपने ऊपर कॉम्प्लीमेंट कई दफा सुना है कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं, आपको हर चीज का पता होता है। कैसे? वो ऐसे, हम हर इंसान इतना जिंदगी में फारिग नहीं है कि हम ढेरों किताबें पढ़ें, 300-400 लफ्जों वाली किताब, सफ़ों वाली किताबें पढ़ें। मैं किताबें नहीं पढ़ती थी, मैं बहुत किताबें कम पढ़ी हैं। रिटर्न में तो मैंने पढ़ी ही नहीं है। इंटरव्यू के टाइम पे क्योंकि खुला टाइम होता है, आप किताबें पढ़ लेते हो, ठीक है, मैंने तब पढ़ी है। एंड आई एम ऑनेस्ट हियर। और अगर मैं अपने नॉलेज की क्लैरिटी की बात कर रही हूँ तो वो सिंपल ट्रिक्स के साथ, जिन्हें कोई आपको एफर्ट, कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। क्या आपको लग रहा है इसमें एफर्ट लगेगी, कोई बहुत ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा, कोई बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बड़ा लिखना पड़ेगा? नहीं, ये सिर्फ 2 सादा काम है जिनके जरिए आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो जी स्नोहल मुझे बताएंगे कौन कौन से 2 स्टेप्स मैंने बताए हैं, और ये मैं आपसे कब अक्सर पूछा करूंगी कि आप लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? जी स्नोहल, जरूरी नहीं, लेकिन जो भी आपके सामने आ जाए, जो आपके जहन में अटक जाए, ये भी नहीं कि हर चीज, जो आपके जहन में अटकी रह जाए, जो आपका माइंड सोचे कि यार ये क्या चीज थी, तो जो आपका माइंड क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसको सर्च क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, ये सच है, ये हमारे साथ होता है। हम ढेरों 100 लफ्ज सुन लेंगे, लेकिन 100 में से कोई 1-2 लफ्ज हमारे जहन में जरूर अटकेंगे कि यार ये क्या चीज है, इसके बारे में सर्च करना चाहिए। ठीक है, तो वो सिर्फ जो अटकेंगे ना, बस आपने उनको सर्च करना, हर चीज को नहीं करना। और दूसरा आप बताएं दिलदार। वेरी गुड। हम सीख लें, ठीक है, जिनको नॉर्मली हम अपनी जिंदगी में आम समझ रहे होते हैं, आप उनसे सीखें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऑनलाइन वालों को ये मेरी बात समझ आई? तो अब हम शुरू करते हैं। सबा ने हमें कुछ बताया है। जी अरीबा ने बिल्कुल ठीक बताया है। सबा ने बताया इट इज बेसिकली द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि यूएसए नहीं चाहता कि वो ईरान को बनने दे, और इसराइल अपना रिवेंज ले रहा है। किस चीज का रिवेंज सबा? चलिए मैं इसको ना थोड़ा सा क्लियर करती हूँ हिस्ट्री से लेकर। अब करंट अफेयर्स के हवाले से अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो करंट में हमें लगता है कि हमने जो सिर्फ करंट में चल रहा है ना वो आना चाहिए। नहीं, करंट को लिखने के लिए हमारी पीछे हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो यूएस, इसराइल और ईरान के बीच का जो मसला है, ये आज का नहीं है, ये था 1969 का, 1979 का। 1979 में ईरान के अंदर एक रेवोल्यूशन आता है जिसको नाम दिया जाता है ईरानियन रेवोल्यूशन का। सुना है नाम इसका? इस टाइम पे शिया हुकूमत जो है, शिया गवर्नमेंट, और शिया को एक
स्टेट रिलीजन बना दिया जाता है। ठीक है, इसको हम ईरानियन रेवोल्यूशन या इस्लामिस्ट रेवोल्यूशन बोलते हैं। इससे पहले की जो हुकूमत थी वो बादशाही हुकूमत थी, मोनार्कियल सिस्टम था, उसके लिए हम लफ्ज बोलते हैं। बादशाही निजाम जहां पर होता है ना, उसको हम कहते हैं मोनार्कियल सिस्टम। नाम सुना होगा आपने? वेरी गुड, मोनार्की या मोनार्कियल सिस्टम। और वो जो मोनार्कियल सिस्टम जिस खानदान के पास था, उनको कहा जाता था पहलावी खानदान या पहलवी खानदान। उर्दू में उसको पहलवी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको पहलावी बोलते हैं, तो मैं उस तरह बोल रही हूँ। पहलावी खानदान, अभी भी उन पहलावीज का एक बंदा जो है उसका नाम है रजा शाह पहलवी, वो अमेरिका में रहता है और वो कह रहा होता है कि भाई ईरानियन लोगों, आप सड़कों पे निकलो और अपनी इस हुकूमत को खत्म करो और मुझे वापस ले आओ। ठीक है, वो ये बातें कर रहा होता है। तो ये जो पहलावी हुकूमत थी, इसको खत्म करके ईरानियन रेवोल्यूशन आता है। और ये याद रखिएगा, ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेवोल्यूशन। जहां जहां ये रेवोल्यूशन का लफ्ज आप सुनेंगे ना, इसका मतलब है पीछे से सिस्टम एंटायरली चेंज होके नया सिस्टम बन गया, बिल्कुल कोई चेंज हो गया। ठीक है, तो जो पहले बादशाही हुकूमत था वो अब इस्लामिक निजाम में हुकूमत बन गया। और ये जो टाइम था, इसमें वो प्रो यूएस और प्रो इजराइल हुआ करते थे। प्रो लफ्ज पता है ना आपको, क्या मतलब होता है इसका? बिल्कुल ठीक है, इन फेवर ऑफ दैट। नहीं नहीं सबा, ऐसे नहीं है ये स्टोरी। मैं आपको सारी थोड़ी सी कवर कराती हूँ। आई होप हमारा टाइम ना कम हो, हम इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे। बस आज आपकी वैसी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि जब आप रोज खबरें सुने तो आपको कुछ क्लैरिटी हो। और ये बातें आप बेशक अपने किसी दोस्त, किसी बहन भाई के साथ जरूर शेयर करें। उससे ये होगा कि आपकी लर्निंग जो है ना वो क्लियर होती जाएगी। तो ये प्रो यूएस और प्रो इजराइल थे। और यूएस इस टाइम पे इनसे अच्छा खासा तेल निकलवा लिया करता था। ठीक है, जब ये हुकूमत आई तो इसने नारा लगाया, मर्ग बर इसराइल, ये पर्शियन लैंग्वेज का लफ्ज है, और मर्ग बर अमेरिका, इसका मतलब है मौत हो। मर्ग बर का मतलब है डेथ, बदुआ है, मौत हो उसको इसराइल को और मौत हो अमेरिका को। शिया स्टेट। ठीक है जी जी, 1979 का रेवोल्यूशन आया, उनका ये नारा था। और 1979 के रेवोल्यूशन में जो उनका पहला लीडर बना था, उसका नाम था रूहुल्लाह खुमैनी। ठीक है, और ये 10 साल तक रहे। और इनके बाद जो थे लीडर, उनका नाम था आयतुल्लाह खोमेनी, आयतुल्लाह अली खोमेनी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अली। और अब उनकी शहादत के बाद एक नए लीडर बने जो उनके ही बेटे हैं, उनका नाम है मुज्तबा खोमेनी। ये तो आपको पता ही होगा खबरों से, ऐसे ही है। तो उनका ये नारा था। ठीक है, इसके साथ क्या था कि जब ये लोग पावर में आए तो इनको पता था कि अब हमारी मुखालफत होने वाली है। ठीक है, यूएस ने लगा दिए इनके ऊपर सैंक्शंस। बड़ा फेमस लफ्ज आपने सुना हुआ है, यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए, इसके ऊपर भी उसके ऊपर भी। सुना हुआ लफ्ज, किसने सुना हुआ है? इसका मतलब होता है कि पाबंदियां लगा देना। यूएस ने कहा सैंक्शंस हम लगा रहे हैं। सैंक्शंस का मतलब है कि ना हम ईरान से कोई चीज खरीदेंगे, ना इसको कोई चीज बेचेंगे, ना हमारा दोस्त यानी कि यूरोप इनसे कोई चीज खरीदेगा, ना इनको बेचेगा। और जो कोई भी दुनिया का मुल्क इनसे खरीदो बेचने का काम करेगा, खरीदो फरोख्त का, हम उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। यानी कि उसकी चीजें जो हमारे मुल्क में आएंगी, हम उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे। अच्छा, अब उसको समझाती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान अमेरिका को कुछ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाकर बेचता है और उसके बदले में हमें मिलते हैं डॉलर्स। इसको हम कहते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करना बड़ा अच्छा काम होता है इकोनॉमी के लिए। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का तकरीबन, ये वैसे मैं बस लिख रही हूँ, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, 5-7 बिलियन यूएस डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान हर साल अमेरिका को भेजता है। अब सैंक्शंस के अंदर ये है कि अगर पाकिस्तान ईरान के साथ कोई प्रोजेक्ट्स करेगा तो इनके ऊपर सैंक्शंस लग जाएगी। यानी कि ये जो हम प्रोडक्ट्स वहां बेच रहे हैं, वहां इसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा, और अल्टीमेटली ये चीज वहां पर महंगी हो जाएगी और वहां के लोग इस चीज को नहीं खरीदेंगे। मेरी बात समझ आई? अगर आपको नहीं समझ आई, मैं इसको और सादा कर देती हूँ। ये बाहर कैंटीन वाले अंकल 20 रुपए का एक बिस्किट बेचते हैं। सर कहते हैं मैं इसके ऊपर टैक्स लगा दूंगा। बिस्किट वो 20 का ही है,
अब टैक्स लगाकर वो 30 का हो गया। अब जो नॉर्मली लोग उसको रूटीन में खा रहे थे, कुछ ना कुछ कमी आएगी ना उसकी सेल्स में। क्यों? क्योंकि वो चीज महंगी पड़ गई। पहले चीज अब बनाने में उतना ही काम लगा, बनाने की उतनी ही कॉस्ट आई, ऊपर एडिड टैक्स आ गया, और वो जो टैक्स का पैसा ना वो यूएस गवर्नमेंट को ही जाता है। टैरिफ्स वाला जो टैक्स का पैसा होता है ना, वो यूएस गवर्नमेंट को ही जा रहा होता है। आई होप अब ये क्लियर है। स्नोहेल क्लियर? नहीं क्लियर तो हम क्लियर करने के लिए ही हैं, ठीक है। जहां नहीं क्लियर होगा आप प्लीज बार बार पूछें ऑनलाइन में से। सबा, अभी तक कोई क्वेश्चन है आपका? निदा, कायनात, कायनात कुछ बीच में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, इंट्रो कराने के बाद गायब हो गई हैं आप। ठीक है, तो ये सैंक्शंस लग गई, तब से ईरान होने लग गया वीक इकोनॉमिकली भी, क्योंकि दुनिया का कोई मुल्क उसके साथ ट्रेड नहीं कर रहा था, और सबसे बढ़कर यूएस उसके साथ ना कुछ चीज खरीद रहा था ना बेच रहा था, क्योंकि यूएस के पास है हर तरह की टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी को खरीद नहीं पा रहे तो अल्टीमेटली आप टेक्नोलॉजी के हवाले से वीक भी रह गए। तो ईरान ने अपना एक काम किया था, और वो मैं आपको मैप भी दिखा सकती हूँ। ईरान ने क्या किया कि अपनी प्रॉक्सीज बनाना शुरू कर दी। वो हम मैप से देख लेते हैं। ये ये है ईरान, ये पाकिस्तान है, ठीक है। आइडिया है ना मैप्स का थोड़ा बहुत। ये है ईरान और ये है इसराइल, ठीक है। अब ईरान को खतरा था इसराइल और अमेरिका की तरफ से। ईरान भी तो सैंक्शंस लगा रहा है। सबा हम इसको क्लियर करते हैं। सबा वो सैंक्शंस नहीं है, वो टोल टैक्स है, हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। ईरान को खतरा था इसराइल से, और ये है ईरान, और यूएस से भी। कैसे? यूएस हालांकि इधर नहीं है, यूएस बहुत दूर है, ये तुर्की है, तुर्की से आगे यूरोप है, और यूरोप से आगे है यूएस। लेकिन यूएस की मिलिट्री बेसिस पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिसमें तब उसने छोटे छोटे इलाकों में मिलिट्री के अड्डे बना रखे। हम कहते हैं ना पाकिस्तान में अमरीकी अड्डे थे, वैसे अड्डे उसने हर जगह बना रखे। तो ईरान को खतरा था इनसे, तो उसने क्या किया कि उसने अपना एक्सटर्नल दिफा करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप्स को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया, जिनमें हम फेमस नाम लेते हैं। ये यमन है, यमन के अंदर थे हुदीस, नाम सुना है? नहीं सुना? कोई बात नहीं, आज सुन लेंगे। हुदीस। सीरिया के अंदर तो गवर्नमेंट ही ईरान की थी, जिसको कहते हैं बशार अल असद की गवर्नमेंट थी, और बशार अल असद पिछले मतलब ये 2024 तक, ठीक है। और बशार अल असद भी ईरान का हामी था। फलस्तीन के अंदर हम कहते हैं जो हमास था उसको भी सपोर्ट करता था ईरान। और ये इसराइल के ऊपर ये जो येलो में ये छोटा सा मुल्क है, ये है लेबनान, और लेबनान के अंदर एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं हिजबुल्ला। नाम सुना है इसका? अब मुझे बताएं किस चीज का नाम सुना हुआ है? हिजबुल्ला, हमास, हुदीस, नाम सुना हुआ था? सबके सुने हुए थे? हिजबुल्ला का सुना हुआ, ठीक है। हमास का भी नहीं सुना हुआ? हमास तो बड़ा फेमस रहा है ना 7 अक्टूबर के बाद से। और ये हुदीस। अब बस ये जब हम डिटेल्स देखेंगे तो तब हम थोड़ा इसको देख लेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरऑल स्टोरी से कनेक्ट करना चाह रही हूँ। तो उसने ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी बनाकर रखी हुई थी कि हमारा आउटर दिफा होता रहेगा। इधर से हिजबुल्ला क्या करता है, इसराइल के ऊपर अटैक करता रहता है। हमास भी छोटे छोटे रॉकेट्स लॉन्च करता रहता था। अच्छा, इसमें ये नहीं हम कह सकते कि हमास गलत था। बात ये थी कि इसराइल ने फलस्तीन वाले रीजन के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ था, और हमास हैं असल में फलस्तीनी लोग जो अपनी डिफेंस के लिए या अपनी फाइट, फ्रीडम फाइट के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन उनको हेल्प पीछे से ईरान कर रहा होता था। अब ईरान ने अपने मुल्क के अंदर एक अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शुरू कर लिया हुआ था, ठीक है।
अब जब हमास, सारी कहानी शुरू होती है अब के जमाने में हमास के अटैक के ऊपर। 7 अक्टूबर 2023 को हमास एक अटैक लॉन्च करता है इसराइल के ऊपर, जिसके अंदर 1200 लोग जो है ना, इसराइली साइड ये कहती है कि हमारे मारे गए थे, फौजी भी और सिविलियन भी। अच्छा, उसके अंदर भी ना एक बड़ी अजीब सी कहानी मिलती है। वो ऐसे लगता है कि जैसे नेतन्याहू ने खुद प्लान कराया। उसको भी समझ लें, क्योंकि नेतन्याहू 2000 से लेकर अब तक उनका प्राइम मिनिस्टर है, और नेतन्याहू की जो मुखालिफ पार्टी थी वो चाहती थी कि एक इसराइल बना दिया जाए और एक फलस्तीन बना दिया जाए, लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि हमारा एक ग्रेटर इसराइल होगा। अब इस जमाने में 2023 के अंदर आकर क्या हुआ था कि इसराइल के ऊपर कुछ करप्शन चार्जेस थे, नेतन्याहू के ऊपर करप्शन चार्जेस थे, और उसके ऊपर अदालत में केस चल रहा था। और क्योंकि अदालत में केस चल रहा था, मुमकिन था कि अदालत उसको सजा सुनाती, वो जी सजा लेने के लिए चला जाता और दूसरी पार्टी आ जाती पावर में, और दूसरी पार्टी जो थी जरा इनसे कम एक्सट्रीमिस्ट थी, और वो कहती थी कि जितना हमारा हक है उतना फलस्तीनियों का भी हक है, तो चलो एक फलस्तीन बना दिया जाए और एक इसराइल बना दिया जाए, 2 स्टेट सोल्यूशन कर दिया जाए। लेकिन नेतन्याहू, ये कहा जाता है कि नेतन्याहू ने अपनी पावर को बचाने के लिए क्या किया कि अपने वहां पर जानबूझकर हमास की तरफ से अटैक कराया। जब 7 अक्टूबर का अटैक हुआ और दुनिया भी बड़ा हंस के सवाल पूछती है कि वैसे तो बड़ा कहा जाता है कि इसराइल की आर्मी बड़ी तेज है, इसराइल का आयरन डोम बड़ा काम करता है, तो हमास एक छोटा सा ग्रुप था, जब वो अटैक करने लगा तो उनका वो सारा किधर चला गया? यह सोचने की बात है ना। तो ये यहाँ से समझ आता है कि प्री प्लान प्रोसेस था। जब अटैक होता है तो इसराइल को उसके बाद मौका मिल जाता है जंग करने का, और असल में इसराइल चाहता ही ये था। और ये आप बात मेरी लिख के रख लें कि जब जब कोई मुल्क जंग शुरू करता है तो उस मुल्क के अंदर यूनिटी बढ़ जाती है और उस लीडर को और पावर मिल जाती है। ऐसा देखा हुआ है आपने कहीं? कहाँ देखा है? ठीक है, तो ऐसे होता है। उसके बाद नेतन्याहू की वो जो सपोर्ट थी वो बढ़ना शुरू हो गई कि देखो भाई नेतन्याहू हमारे लिए लड़ रहा है। तो नेतन्याहू ने इधर हमास को भी खत्म करना शुरू कर दिया। वो तो आप जानते हैं कि गजा के ऊपर कितना जुल्म हुआ। साथ ही उसने इधर लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ऊपर भी अटैक शुरू कर दिए। इधर से हुदीस जो थे, हुदीस ने ये जो था ना रेड सी, इसको बंद करना शुरू कर दिया। ये बाबरी पे तंग रास्ता है इस तरह का, ये इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये वाली है, नाम सुन रहे हैं ना आजकल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया क्योंकि यहाँ से ऑयल टैंकर गुजरते हैं और इधर ईरान है, तो ईरान उसको कंट्रोल कर लेता है। तो 2023 में इधर हुदीस जो थे इस रास्ते को कंट्रोल कर रहे थे, और इस रास्ते में तो ज्यादातर यूरोप की ट्रेड गुजरती थी। इधर से तो ऑयल गुजरता है ना, चाइना, जापान, इंडिया, पाकिस्तान का, इधर से यूरोप की ट्रेड गुजरती थी, तो उन्होंने इसको बंद करना शुरू कर दिया था हुदीस ने। ठीक है, तो इस तरह हुदीस भी जंग में कूद पड़े। लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है कि सीरिया के अंदर एक ग्रुप उठता है जिसको कहते हैं उसके अंदर उनकी पार्टी का नाम था HTS, हयात तहरीर अल शाम, जिसके अंदर एक बंदे का नाम था अहमद अली जुलानी। सारी कहानी छोड़ दें, आपको नहीं समझ आएगी, आप सिंपल याद रखें। यहाँ मैंने कहा ना बशार अल असद की हुकूमत थी, वो भी गिर जाती है। तो अब आप देखें, हिजबुल्लाह भी वीक, हमास तो बिल्कुल ही वीक, बशार अल असद खत्म, हुदीस एक तो दूर हैं, ऊपर से इसके ऊपर इन्होंने भी बड़ी जंग की हुई है ना, इन्होंने भी बड़ी लड़ाई की हुई है, तो उनके पास भी कोई पावर नहीं। तब आप सोचें, वो जो ईरान का एक्सटर्नल दिफा था हो गया ना खत्म। जब वो खत्म हो गया तो अब नेतन्याहू को लग रहा था ये स्टेज सेट है, क्योंकि ईरान एक्सटर्नली वीक हो चुका है। और एक और रशिया, रशिया ऊपर है। रशिया जो है वो ईरान का साथी रहा है, ठीक है, अभी भी हम कहते हैं वो बड़ा अच्छा इसका दोस्त है, उसके ऊपर ट्रस्ट है, लेकिन रशिया खुद भी बिजी था किसमें? यूक्रेन में। तो इस तरह सारा ईरान के बाहर का माहौल कब्जे में आ गया इसराइल के, मतलब इसराइल इन कंट्रोल आ गया। तो अब वो चाहता था कि किसी भी तरह, क्योंकि ईरान कमजोर है, और बेहतरीन हाल ये होता है कि कमजोरी के ऊपर उसको ऐसा जहन लगाओ कि वो उठ ना पाए। तो इसलिए वो इस टाइम का उसने प्रॉपर स्टेज सेट किया था। तो इसलिए वो चाहता था कि अभी हमें जंग करनी चाहिए। अब इस जंग के लिए उसने क्या किया कि 2025 में आपने बताया, 2025 में भी जून के महीने में अटैक किए थे यूएस और इसराइल ने मिलकर। उसको हम कहते हैं 12 दिन की वॉर हुई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि हमने जी ईरान के 3 इलाके, ये तो तेहरान है, इधर एक इस्फहान है, फोर्दो है और नतांज, 3 शहर बड़े, जहां पर उन्होंने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए हुए थे, हमने तो उसको तबाह कर दिया। ठीक है, उसके बाद 12 दिन के बाद जंग खत्म होती है, तो इसराइल, नेतन्याहू को फिर भी तसल्ली नहीं हो रही थी। तो ये असल में अमेरिका की जंग नहीं थी, ये थी नेतन्याहू की जंग। और अमेरिका की जंग भी अब इसके अंदर कैसे कनेक्ट होती है गौर कीजिएगा। वो ये है, इसराइल का आपको समझ आ गया कि इसराइल कह रहा था ये कमजोर टाइम है, कमजोर को और जख्म लगाओ। उधर से अमेरिका के अंदर क्या चल रहा था इन दिनों में, वो था एप्स्टीन फाइल्स, नाम सुना होगा।
एप्स्टाइन फाइल्स रिलीज हुई जिसके अंदर पता चला कि ये बड़े बड़े लीडर्स सेक्स ट्रैफिकर्स थे, छोटी बच्चियों का रेप करते थे, और ना सिर्फ रेप, उनका खून पीते थे। ठीक है, अच्छा वो खून पीना भी क्यों शामिल है इसमें, कि अब आप देखें, इसको मैं सादा लफ्जों में समझाऊं तो हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हमारे लिए कोई थोड़ा सा अच्छा काम ना बहुत बड़ा एडवेंचर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहीं नॉर्दर्न के टूर पे चले जाना, हमें बड़ी खुशी होगी। हमने अगर दुबई के टूर पे चले जाएं तो हो वो तो एक्सट्रीम खुशी होगी ना। ये हमारे लिए एडवेंचर है, उनके लिए हर चीज एक्सेसिबल है, तो अब उनको खुशी कम महसूस होती है। ये मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? वो बचपन के झूले देखें जिन पे आप बैठते थे और आपको मजा आ जाता था कि वाह, हम कहते हैं ना पेट में कुछ और है। अब नहीं होता, हम बड़े हो गए एज के साथ। इसी तरह उनको बड़े बड़े एडवेंचर से भी खुशी नहीं महसूस हो रही होती, तो वो चाहते थे कि कुछ कुछ ऐसा हो जिससे हमें खुशी महसूस हो। और बच्चों के खून के अंदर क्या होता है कि जब किसी बच्चे को डराया जाता है ना, और बच्चे ऑब्वियसली आपको पता है कि टच से डर जाते हैं, ठीक है, उनको जब डराया जाता है तो उनके जिस्म में एक हार्मोन रिलीज होता है जो डोपामीन जैसा होता है और एड्रेनालिन जैसा होता है। वो वाले हार्मोन, डोपामीन हमें खुशी देता है और एड्रेनालिन वो हार्मोन होता है जो जिससे हमें एक्साइटमेंट महसूस होती है। जब हम झूले में ऊपर या नीचे जा रहे होते हैं तो हमें लगता है ना जो पेट में बटरफ्लाई एक्शन हो रहा है, वो एड्रेनालिन की वजह से होता है। तो ये दो हार्मोन्स उन इनसे मिलते जुलते हार्मोन्स उन बच्चों के खून में एक्सेसिव रिलीज होते हैं। तो ये उनका खून पीते थे ताकि वो हार्मोन हमारे अंदर आए और हमें उसकी वजह से खुशी महसूस हो। ये थी सारी कहानी, ठीक है। तो वो एप्स्टाइन फाइल्स रिलीज हुई, और रिलीज होने के बाद मैंने पीछे ही अर्ज किया कि जब भी लीडर्स अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो वो जंगें शुरू कर देते हैं, ऐसे ही कहा था। तो अब जब उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जा रही थी, लोगों ने उससे सवाल करने थे, भाई तुम तो एप्स्टाइन फाइल्स के क्रिमिनल हो और तुम हमारे लीडर बने बैठे हो, तो उसने इधर जंग शुरू कर दी। इसराइल ने अपने मकसद के लिए की, यूएस ने साथ में उसका साथ दिया। ये भी एक वजह थी, ठीक है। बहुत सारी वजूहात के बीच में ये दो बेसिक वजूहात थी, बाकी वजूहात भी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो वो जंग शुरू हो गई, और अब अक्सर लोग इसको कहते हैं कि इसको ईरान वॉर ना कहें, आप इसको एप्स्टीन वॉर कहें, ठीक है। जो उन पे तंज करने वाले होते हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो इस तरह कहते हैं। तो उसके बाद ये जंग शुरू हुई। जंग में डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने सोचा था कि शायद एक हफ्ते की जंग होगी, और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा वो ऐसा बंदा है जल्दी जल्दी काम करने वाला। उसको होता है कि मैं जल्दी से अनाउंस कर दूंगा कि भाई मैंने ईरान को खत्म कर दिया, ईरान का खतरा हमारे लिए हमेशा से खत्म हो गया और अब हम सुकून में हैं। लेकिन वो चीज खत्म नहीं हो पाई, वो वाला ऐलान नहीं कर पाया, क्योंकि जंग अब दूसरे महीने में शामिल हो चुकी, ऐड हो चुकी हुई है, ठीक है। और ईरान ने ये वाला जो खित्ता है, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इसको बंद करने की धमकियां दी थी। ये इतना सा तंग रास्ता है, ठीक है, यहाँ से ऑयल के टैंकर गुजरते हैं, वो जो बहरी जहाज नहीं होते वो वाले गुजरते हैं। तो अब ईरान कह रहा है कि हम इसके ऊपर टोल टैक्स लगा देंगे, जो सभा का क्वेश्चन भी था कि जब ईरान इस पे कह रहा है कि हम उनको सिर्फ गुजरने देंगे जो हमें पैसे देंगे। अच्छा, वो पैसे भी कितने मांग रहा है? वो कह रहा है 2 मिलियन। एक टैंकर हमें 2 मिलियन यूएस डॉलर देगा, एक टैंकर। तो ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है उन टैंकर्स के लिए, क्योंकि एक एक टैंकर जो होता है ना, एक एक टैंकर वो 2 मिलियन टन का ऑयल लेकर गुजर रहा होता है। तो इसका मतलब है एक टन के पीछे उन्होंने $1 देना है, ऐसे ही है। तो ये तो ज्यादा बड़ी अमाउंट ही नहीं है। ऑलरेडी आपको पता है जंग से पहले आलमी मंडी में ऑयल जो था वो तकरीबन 60 से $70 पर बैरल था, ठीक है, इतना था। तो अब कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है? जंग की वजह से तो वैसे ही 120 150 पे पहुंच गया था, तो जंग खत्म हो जाए तो अगर वापस इसी पे आ जाए तो 71 हो जाएगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो सारे मुल्क हैं वो देने को तैयार हो जाएंगे। अच्छा, है तो ये छोटी सी अमाउंट, लेकिन इससे टोटल क्या फायदा होगा ईरान को, कि ईरान हर महीने 60 बिलियन यूएस डॉलर का पैसा इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि यहां से तकरीबन 20,000 टैंकर्स गुजरते हैं हर रोज, ठीक है। और यहाँ से ईरान जब इतना इकट्ठा कर लेगा तो ईरान की पार्टी नहीं होगी, वो जो सैंक्शन हमने पीछे बात की थी वो तो खत्म हो गई। तो अब ईरान इस चीज के ऊपर हल सोच रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पाकिस्तान इनके बीच में लड़ाई खत्म कराने की कोशिश कर रहा है। यूएस ने कहा था हम अपने 15 पॉइंट देते हैं, ये अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट भी खत्म करेंगे, ये अपना मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म करेंगे। अच्छा, मिसाइल्स क्या होते हैं? ये मिसाइल्स आप लोग सुन रहे हैं, मिसाइल्स और ड्रोन का मतलब भी आपको मैं समझा दूं। मिसाइल्स होते हैं जिनके अंदर बारूद होता है और उनको किसी इक्विपमेंट से फायर किया जाता है, ठीक है। या जैसे आप फाइटर जेट्स होते हैं ना, फाइटर जेट से के जरिए उनको फायर किया जाता है, जैसे बंदूक से गोली को फायर किया जाता है ना, उस तरह।
लेकिन जो ड्रोन होते हैं ना, उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होती है, जीपीएस सिस्टम भी होता है। जैसे हम वो क्वाड कप्टर जिसे कैमरा वीडियो बनाते हैं, वो हवा में खुद उड़ रहा होता है ना, पीछे से हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह का ड्रोन होता है, उसको पीछे से कंट्रोल किया जाता है और वो जाकर अटैक कर सकता है। मिसाइल के लिए फायर करने की जरूरत है, ड्रोन के लिए रिमोट कंट्रोल के सिस्टम की जरूरत है। तो ये दोनों सिस्टम ईरान ने बहुत ज्यादा यूज किए हैं। और ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है, कहा जाता है वो बड़ा शार्प सिस्टम है, ऐसे कि वो सस्ता बनता है। और अमेरिका को उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि जब ये मिसाइल फायर करते हैं ना, तो अमेरिका और इसराइल को उनको खत्म करने के लिए एक सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको कहते हैं कि मिसाइल इंटरसेप्टर्स। और वो सिस्टम ऐसा होता है कि वो हवा में आकर, इधर से मिसाइल ईरान की तरफ से आ रहा है और इधर से वो अपना एक मिसाइल रिलीज करेंगे, वो उसको हवा में ही तोड़ देगा, तो नीचे नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर दो फायदे हैं ईरान को। पहला, जो ईरान मिसाइल बनाता है वो इंतहाई सस्ते होते हैं। उसकी कीमत का अगर मैं आपको मवाजना बताऊं तो $20,000 का वो बनाता है, और उसको खत्म करने के लिए $2 मिलियन वाला जो एक इंटरसेप्टर है वो लगता है। 20,000 और 2 मिलियन, कितना बड़ा फर्क। और दूसरा, वो जब हवा में खत्म होता है ना, तो उसकी डेबड़ी होती है। डेबड़ी मतलब वो जो टूट के टुकड़े पुर्जे गिरते हैं ना, वो नीचे नीचे गिरनी है। और वो जहां पर गिरती है वो बंदे भी मार देती है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी गाड़ी पे गिर गई, गाड़ी तो तबाह होगी। किसी घर की छत के ऊपर गिर गई, छत गिर गई। बंदे तो अगर हवा में, मतलब सॉरी, प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं, उनके ऊपर गिर गई, बंदे मर गए। और अगर किसी ऑयल वाली जगह पर गिर गई तो वो गर्म होगी, वहां आग लगा देगी, तो उसका भी नुकसान होता है। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन चल रही है। अब आते हैं उस चीज पे कि जो आप खबरें सुनते हैं कि ईरान ने बड़े बड़े दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईरान का अपना इंतहा का नुकसान हुआ है, इंतहा के लोग मर रहे हैं। ऑयल का उनका इतना नुकसान हुआ कि उनकी पूरी पूरी ऑयल रिफाइनरी के अंदर आग लगा दी है। फिर उनके पास टारगेटेड सिस्टम है, यानी कि वो देखते हैं कि हमने उस शहर में टारगेट करना, तो वो उस शहर में टारगेट करते हैं। फिर वो पुलिस स्टेशन को टारगेट करते हैं, डायरेक्ट पुलिस स्टेशन खत्म हो जाते हैं। और पुलिस स्टेशन खत्म होना मायनी, पुलिस स्टेशन खत्म होना मायनी उनका लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम खत्म हो रहा है। और वहां से क्या होगा कि वो साथ में आवाम को कह रहे हैं कि देखिए, हमने ये आपकी जो ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था, आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत, ये कितनी खतरनाक और जालिम हुकूमत थी आपके लिए, हम इस हुकूमत को खत्म कर रहे हैं, अब आप उठे और अपना निजाम खुद संभालें। यानी कि अंदर से अवाम भी उठे। और ये चीज वो कहाँ से ला रहे हैं, क्योंकि चंद माह पहले, इस जंग से चंद माह पहले ईरान में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे हुकूमत के खिलाफ कि हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं है, हमारे पास ट्रेड करने को कुछ नहीं, आप लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो वो बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, तो वो इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन यूएस पे हम हंसते भी हैं, मीम्स भी बना रहे हैं, वो इसलिए कि यूएस ने जो अपना प्लान सेट किया था वो भी उसको पूरा नहीं कर पाया। जंगों के जीतने का एक स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड या मीटर ये होता है कि जो, जैसे इसराइल और यूएस ने जंग शुरू की थी, तो जो उनका एम था ना, अगर उनका एम पूरा हो जाए तो हम कहेंगे यस, वो लोग जंग जीत गए। उनका एम बहुत बड़ा था और उसको वो पूरा नहीं कर पाए, तो इसलिए हम कहते हैं वो भी जंग जीत नहीं रहे। और ईरान का एम था अपना सर्वाइव करना, खुद को बचाना, लाइक खुद को कायम रखना, उसमें वो कायम रह रहा है। तो उस लिहाज से हम कहते हैं कि ईरान जीत रहा है, वरना ह्यूमन लेवल पे, आम लेवल पे बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो अब आप, उम्मीद है कि जब इन खबरों को देखेंगे तो आप एक डिफरेंट एंगल से देखेंगे। बहुत सारी वजूहत है, लाइक स्टॉपेज ऑफ ऑयल ट्रेड, एप्स्टाइन फाइल्स, ड्रॉप ऑफ डॉलर रेट फ्रॉम यूएसए एंड ईरान्स इकोनॉमी कोलैप्स, राइज इन ईरान। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वेरी गुड। तो आई होप अब ये जो एंगल मैंने समझाया ये आपको थोड़ा सा समझ आया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।